गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, अपना ध्यान रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो। और आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर तुम लोग मेरे साथ करने के लिए एकदम पूरी तरह से कंटिन्यू, एकदम पूरी तरह से तैयार हो। ठीक है, हमने जो चैप्टर शुरू किया था ऑल्टरनेटिंग करंट, उस चैप्टर का हमने सर्किट्स जो है सर्किट एलिमेंट्स जो हमने शुरू किया था, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर जो हमने देखा था। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमने किया था सीरीज एलसीआर सर्किट, वहाँ तक ही हमने लास्ट कंटिन्यू किया था, लेकिन इसका कंटिन्यूएशन नहीं हुआ था। हमने ये डायग्राम ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर पे हम इसका फर्दर एनालिसिस, डिटेल्स एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम करेंगे टॉपिक सीरीज एलसीआर सर्किट। ठीक है, जो लोगों ने ये डायग्राम ड्रॉ नहीं किया है वो फिर से ये डायग्राम बना ले। ठीक है, उतार लिए डायग्राम फटाफट। ठीक है, अच्छा चलो हम इसका कंटिन्यूएशन करते हैं। तो सीरीज एल सी आर सर्किट, यानी एल मीन्स इंडक्टर, सी मीन्स कैपेसिटर और आर मीन्स रजिस्टर, तीनों हमारे सीरीज में है। ये तीनों हमारे सीरीज में है। इंडक्टर में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे चलता है। इंडक्टर से करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलता है, यानी लैगिंग बिहाइंड द करंट बाय द फेज एंगल ऑफ π/2। कैपेसिटर में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलता है, यानी करंट लीडिंग द वोल्टेज एट द फेज एंगल ऑफ π/2। और रजिस्टर में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों हमारा सेम पेज में चलता है। ठीक है, तो ये हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया है। इधर हमारा वोल्टेज, तो करंट और वोल्टेज सेम पेज पे, यानी इधर हमारा वोल्टेज, ठीक है, इधर हमारा इंडक्टिंग करंट VL, इधर हमारा कैपेसिटिंग वोल्टेज VC। ठीक है, तो इधर से देखो ये वोल्टेज है, ये करंट है, 90 डिग्री आगे चल रहा है, ये π/2 एंगल से आगे चल रहा है। ठीक है, और ये हमारा करंट है, ये हमारा वोल्टेज है, तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे चल रहा है। तो ये हो गया हमारा फेजर डायग्राम। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने कंसीडर किया है P पॉइंट। ठीक है, यहाँ से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, दोनों हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, PM और PN। तो अगर हम फेजर डायग्राम मीन्स वेक्टोरियल डायग्राम, वेक्टर डायग्राम, ठीक है, तो ये है हमारा VL, इधर है हमारा VL, इधर है हमारा VC। तो हम वेक्टर का अगर एडिशन करें, हम तो जानते हैं वेक्टर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर? सब्ट्रैक्शन मीन्स एडिशन ऑफ वन नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, तो ये जो ON है, ON क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। ये ON क्या हो जाएगा? VL माइनस VC। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अकॉर्डिंग टू वेक्टर नोटेशन व अकॉर्डिंग टू वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ये ON क्या हो जाएगा? हमारा VL माइनस VC। देखो इधर से हमारा VL है, इधर से हमारा VC है, तो दोनों का एंगल, दोनों क्या है? ऑपोजिट है ना, दोनों क्या है? ऑपोजिट है ना। तो ऑपोजिट वेक्टर, अगर टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट इन नेचर, देन रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? हमारा A माइनस B होता है। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ द टू वेक्टर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट वेक्टर्स विल बी माइनस A माइनस B। ठीक वही कॉन्सेप्ट हम उठा रहे हैं। तो ON क्या होगा? ON अगर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो ON क्या होगा? ये VL माइनस ये VC। ठीक है, अच्छा, तो ये OP जो है, OP है हमारा एडमिटेंस, सॉरी इम्पिडेंस। OP क्या है? हमारा इम्पिडेंस, जिसको हम Z से हम कल देखा, उस दिन देखा था। इम्पिडेंस क्या है? इम्पिडेंस मीन सम टोटल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, इंडक्टर एंड रजिस्टर। इन तीनों का रेजिस्टेंस का सम ही है हमारा इम्पिडेंस Z। तो OP है हमारा इम्पिडेंस Z। ठीक है, नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक है, ON इक्वल्स टू PM,
इज इक्वल टू बी एल माइनस बी सी। ठीक है, तो बी एल क्या है? बी एल इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। ठीक है, बी एल क्या है हमारा? वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। तो वोल्टेज मीन्स क्या है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज क्या है हमारा? करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो करंट तो हमारा आई चल रहा है, करंट तो हमारा आई है, और इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है? एक्सएल, जिसको हम इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस हो गया हमारा वोल्टेज। समझ में आया? अच्छा, VC, VC इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। VC इक्वल्स टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो करंट तो हमारा है, और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है हमारा XC, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और VR इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। करंट तो हमारा I और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस हमारा R। ठीक है, यहां तक उतार लो पहले। कर लिया? अच्छा, अभी हम देखें अभी देखो, हम फ्रॉम ट्रायंगल OPM, OPM ट्रायंगल से हम पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करें, OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। ठीक है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्रायंगल OPM, ये तो हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इस पे हम अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो OP स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OP स्क्वायर की जगह पे हम OP का वैल्यू बिठा देते हैं Z स्क्वायर यानी इम्पीडेंस, OM यानी VR स्क्वायर प्लस PM यानी VL माइनस BC होल स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज Z स्क्वायर इक्वल्स टू VR का वैल्यू हम बिठाएंगे IR होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम VL का वैल्यू बिठाएंगे IXL होल स्क्वायर माइनस IXC होल स्क्वायर। तो हर एक से हम I स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, I स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम Z नहीं देते, इसको हम सिंपल EMF दे देते हैं, इसको हम सिंपल EMF देते हैं, Z को हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, इसको करेक्ट कर ली, इसको तुम लोग करेक्ट कर लो, इसे यहाँ पे E बिठा दो, तो यहाँ पे हमारा Z नहीं होगा, यहाँ पे हमारा Z नहीं होगा, यहाँ पे हमारा E होगा। E स्क्वायर इज इक्वल टू दिस E स्क्वायर। ठीक है, तो इम्प्लाइज E इज इक्वल टू I स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। अभी हम E बाई I बिठाते हैं, वोल्टेज बाई करंट,
स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक उतार लो पहले, बाद में समझाता हूँ। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं किया, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सिर्फ यहाँ पे हमारा z को मैंने उठा दिया, यहाँ पे हमने सिंपल E अप्लाई किया, क्योंकि दिस E इज द सम टू दिस E इज द ऑल EMF। ये जो हमारा ऑल्टरनेटिंग EMF है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, यही हमारा EMF प्रोवाइड कर रहा है। E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t प्रोवाइड कर रहा है। यही ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमको E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यही ऑल्टरनेटिंग सोर्स हमको E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t प्रोवाइड कर रहा है। यही E इंडक्टर से जाएगा, यही E कैपेसिटर से भी जाएगा, यही E हमारा R की तरफ से जाएगा। ठीक है, तो ये हमने एक सार्वजनीन हमने EMF कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सारे वैल्यू हमने बिठा दिया। VR वोल्टेज, यानी VR मीन वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हमने बिठा दिया। VL वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस हमने बिठा दिया। VC वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, यानी करंट इंटू रेजिस्टेंस हमने बिठा दिया। हालांकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, हालांकि ये जो रेजिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करता है। तो ये जो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस हमने किया है, ये जो वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस है E बाई आई, तो वोल्टेज बाय करंट क्या है? वोल्टेज बाय दिस EMF इज द होल टोटल EMF ऑफ दिस सीरीज LCR सर्किट। दिस करंट I इज द होल टोटल करंट ऑफ दिस सीरीज LCR सर्किट, यानी टोटल EMF बाय टोटल करंट। टोटल EMF ऑफ दिस सीरीज LCR सर्किट डिवाइडेड बाय टोटल करंट इन दिस सीरीज LCR सर्किट, यानी हो गया टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस यानी सम टोटल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, यानी दिस E बाई आई इज कॉल्ड Z। दिस E बाई आई इज कॉल्ड, अभी हम लिखेंगे Z। दिस Z इज द सम टोटल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी ये E क्या है? दिस ये E है हमारा, ये E है हमारा ऑल ऑफ द टोटल EMF इन दिस सीरीज LCR सर्किट। ये I क्या है? ये I है हमारा ऑल ऑफ द टोटल EMF इन दिस सीरीज LCR सर्किट, यानी टोटल EMF बाय टोटल करंट। तो क्या हो गया हमारा? टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस को सीरीज LCR सर्किट पे हम क्या बोलते हैं? इम्पीडेंस। तो हमने बिठा दिया Z। ठीक है, तो Z इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इम्पीडेंस इन, this is the expression for, this is the expression for, this is the expression for impedance in series LCR सर्किट। ठीक है, उतार लो ये फटाफट। कर लिया। चलो, अभी ये जो एक्सप्रेशन है हमको मिला है अभी ये जो एक्सप्रेशन हमको मिला है अभी, ठीक है, Z इक्वल्स टू दिस। अब XL का वैल्यू तो हम जानते हैं, XL का वैल्यू क्या है? XL इक्वल्स टू ओमेगा L, ये तो हम जानते हैं। XL इक्वल्स टू ओमेगा L और जानते हैं हम। और XC क्या है? XC इक्वल्स टू 1 बाई ओमेगा C, ये भी हम जानते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे हम एक्सएल और एक्सी का वैल्यू हम बिठाएंगे। तो z इक्वल्स टू हो गया स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ओमेगा सी होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। अगर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें तो आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे ओके, नहीं लेने से भी चलेगा, चलो कोई बात नहीं। आर इक्वल्स टू हो गया दिस, जेड को हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ये एक दूसरा फॉर्म है। ओके, अच्छा अच्छा, अब ये ओमेगा टी और यहाँ पे अगर फेज एंगल हम फाई दे दे, ये जो ओमेगा टी हमने दिया है इसको अगर इक्वल टू अगर हम फाई पकड़े तो टेन फाई क्या होगा इस डायग्राम से बताओ, टेन फाई क्या होगा? टेन फाई होगा पी एम बाई ओ एम, टर्न परमानेंटली ब्लैक यानी पी एम बाई ओ एम, पी एम डिवाइडेड बाई ओ एम। तो पी एम क्या है हमारा? पी एम है हमारा बी एल माइनस बी सी। पी एम क्या है हमारा? बी एल माइनस बी सी डिवाइडेड बाई ओ एम क्या है हमारा? बी आर। सारे वैल्यू अगर हम बिठाए तो बी एल क्या है? आई एक्स एल, बी सी क्या है? आई एक्स सी, और बी आर क्या है हमारा? आई आर। तो सारे आई हमारे कैंसिल चले जाएंगे, तो एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर, ये हो गया हमारा टेन फाई। और यहाँ से हमारा फाई इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये हमारा फेज एंगल फाई का वैल्यू निकल आया। फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। उतार लो ये कॉपी पे। अब कुछ नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। इसमें फिजिक्स का कोई पार्ट ही नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन चल रहा है। ठीक है, अभी हम एक टर्म हम लिखेंगे जिसका नाम है पावर फैक्टर। ये हमको मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा, पहले हम जान लेते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर मीन्स कॉस फाई। कॉस फाई को हम एलसीआर सर्किट पे, सीरीज एलसीआर सर्किट पे कॉस फाई को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। ठीक है, तो इस डायग्राम से बताओ कॉस फाई क्या होगा? कॉस फाई होगा हमारा ओ एम बाई ओ पी। कॉस फाई इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ पी। तो ओ एम का वैल्यू बिठाते हैं वी आर, और ओ पी का वैल्यू यानी हमारा ओ पी का वैल्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। आर डिवाइडेड बाई, अच्छा कॉस फाई का वैल्यू हम डायरेक्टली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। कॉस फाई इज इक्वल टू डायरेक्टली लिख दो, ऐसे कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई जेड। तो आर तो हमारा रेजिस्टेंस आर रहेगी, और जेड का वैल्यू क्या है? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ये है हमारा पावर फैक्टर कॉस फाई। ठीक है, तो पावर फैक्टर कॉस फाई का फॉर्मूला डायरेक्टली तुम लोग यूज करना, आर बाई जेड
तो आर का तो आर ही हमारा रह गया और जेड का वैल्यू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा गौर करने वाली एक बात तुम लोग देखो अभी, ये जो अभी अभी हमने लिखा है, ये जो अभी अभी हमने कॉस पावर फैक्टर का जो फॉर्मूला लिखा है, कॉस फाई इज इक्वल्स टू आर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी लिखा है, ठीक है। इस पे अगर कुछ हम नोट बनाए तो नोट नंबर 1, ठीक है, इफ एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, अगर एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हुआ, एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हुआ तो इस एक्सी को हम इन कंपैरिजन टू एक्सएल हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एज कंपेयर टू एक्सएल हम इस एक्सी को क्या कर सकते हैं, इनडायरेक्टली हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो फाई का वैल्यू क्या होगा, फाई हमारा आएगा पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, एंगल आएगा हमारा पॉजिटिव, फाई आएगा हमारा पॉजिटिव। एज कंपेयर टू देखो इधर का, इधर ये यहाँ का पार्ट ये ग्रेटर देन है तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हो गया रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो फ्रैक्शन है, ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव में आएगा। तो अगर पॉजिटिव में आया तो ये फाई, फाई मीन्स फेज एंगल, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। देखो अगर कॉस 0, सपोज कॉस 45 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 45 का वैल्यू कितना है हमारा 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू है हमारा 1/√2। तो देखो ये √2 का वैल्यू सपोज पकड़ लो, ये वैल्यू तो 1 डिवाइडेड बाई √2, तो इसका जो फेज एंगल है फाई, ये तो हमारा, ये इसका तो फेज एंगल जो फाई, ये तो हमारा पॉजिटिव में ही आया, ठीक है, ये तो हमारा पॉजिटिव में आएगा, कॉस 45 डिग्री पे आएगा। उसके बाद 180 प्लस 45 यानी 225 में फिर से हमारा 45 डिग्री, यानी जितना भी हमारा फाई का वैल्यू निकल रहा है सारे हमारे पॉजिटिव वैल्यू में निकल रहा है, ठीक है। अच्छा अभी अब अगर इफ एक्सएल लेस देन एक्सी हो गया, यानी एक्सी अब ग्रेटर देन हो गया, ठीक है, तब आएगा फाई का वैल्यू नेगेटिव पे, तब आएगा फाई का वैल्यू हमारा नेगेटिव पे, उल्टा है। और इफ एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, तब आएगा फाई का वैल्यू हमारा 0 डिग्री, ठीक है। बिकॉज देखो कैसे 0 डिग्री आएगा, ये तो हमारा इक्वल हो गया, तो r डिवाइडेड बाई आर, आर हमारा कैंसिल आ गया 1, तो cos 0 डिग्री हमारा 1, तो फाई का वैल्यू हमारा 0 डिग्री आएगा। समझ में आया, ठीक है। ये सारे नोट्स भी लिख सकते हैं या फिर स्पेशल केसेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, स्पेशल केसेस भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम अभी कंसंट्रेट करेंगे। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, ठीक है, ये टॉपिक हम अभी करेंगे, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है
ये तुम लोगों को फर्स्ट ईयर में जो तुम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम लोगों ने जो किया है उस चैप्टर में रेजोनेंस का कंसेप्ट दिया गया है। अब रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस मीन्स मैचिंग ऑफ नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी को अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाए तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हम एक दे फॉर एग्जाम्पल घर, हमारे जो अर्थ का जो जितना भी हमारा जो बिल्डिंग है, जितना भी हमारा घर है, उन सब का हमारा अर्थ का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, हमारा अर्थ का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी से मतलब सपोज बिल्डिंग जो है, सपोज जितना भी घर है, जितना भी बिल्डिंग है, उन सब का हमारा एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब जो अर्थक्वेक के टाइम अर्थक्वेक क्यों होता है? हम तो जानते हैं अर्थ का जो प्लेट्स रहता है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो रहता है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है। ठीक है, जिस मूवमेंट की वजह से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है, एक वेव जनरेट होता है, एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है। अब इसका अगर फ्रीक्वेंसी सपोज पकड़ ले F1, ठीक है, और घर का अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है सपोज F2, अगर ये दोनों फ्रीक्वेंसी हमारा मैच हो गया, अगर हमारा मैच हो गया तो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो जितना भी बिल्डिंग जो है वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे, वो सारे गिर जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम जो सुनते हैं, जो रिक्टर स्केल पे 8.9, 9.8 ऐसा कुछ रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक हो गया, सारे घर एकदम पूरे धराशायी हो गए, पूरे एकदम मिट्टी में मिल गए। कैसे? ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अर्थ का फ्रीक्वेंसी पूरा एकदम मैच कर गया, जिसके वजह से पूरा बिल्डिंग जो है एकदम पूरा धंस गया। ठीक है, तो मेन रेजोनेंस का मतलब ही है, रेजोनेंस का अगर सिंपल मतलब अगर हम निकाले, तो रेजोनेंस इज द phenomenon of matching the two or more frequencies। ठीक है, मैचिंग ऑफ 2 और मोर फ्रीक्वेंसीज। अगर दो और इससे भी ज्यादा अगर फ्रीक्वेंसी मैच कर गए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है, जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सभी अगर एक ही फेज में रहा और सबका अगर मैच हो गया तो वो हो जाएगा, हर एक का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा रेजोनेंस हो जाता है। रेजोनेंस वही फेनोमेनन है जिसके वजह से मिक्सिंग अप ऑफ एन 2 और मोर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, 2 और मोर फ्रीक्वेंसीज, मैचिंग अप ऑफ एन 2 और मोर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस। ठीक है, अभी अगर रेजोनेंस फॉर एलसीआर सर्किट अगर हम रेजोनेंस की बात करें, एलसीआर सर्किट के लिए अगर हम रेजोनेंस की बात करें, तो फ्रीक्वेंसी वाला हमारा सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है। फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं ऐसा 2 ही एसी के सर्किट एलिमेंट्स है, एक है हमारा इंडक्टर और दूसरा है हमारा कैपेसिटर। बात को समझो, फ्रीक्वेंसी कंसीडर करने वाला यानी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कंसीडर करने वाला सिर्फ 2 ही एसी सर्किट एलिमेंट्स है। कौन कौन से? एक है हमारा इंडक्टर, दूसरा है हमारा कैपेसिटर। समझ में आया? तो फॉर एलसीआर सर्किट फ्रीक्वेंसी तभी मैच करेगा जब रेजोनेंस तभी होगा इफ रेजोनेंस हैपेंड then XL equals to XC। अगर रेजोनेंस हुआ, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में
अगर इस LCR सर्किट पे अगर रेजोनेंस हुआ तो कंडीशन यही फॉलो करेगा हमारा XL इक्वल्स टू XC। ठीक है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी अगर मैच करेगा तभी जाके हमारा रेजोनेंस होगा। अभी XL का वैल्यू अगर हम बिठाए, XL का वैल्यू ओमेगा L और XC का वैल्यू 1 बाई ओमेगा C, तो हो गया हमारा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाई LC। ओमेगा इक्वल्स टू हो गया 1 बाई स्क्वायर रूट LC। ठीक है, अभी ओमेगा मीन्स ट्वाइस पाई इंटू F0। ठीक है, इस F0 हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस पाई F0 इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट ओवर LC implies F0 is equals to 1 by twice pi root over LC. This is the resonance frequency of series LCR circuit. ठीक है, यही है हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज LCR सर्किट। हमने बचपन में देखा है जो रेडियो होता है, रेडियो का जो ट्यून करते हैं ना, हम ट्यून करते हैं ना, जो ऐसे आकाशवाणी वो सब हम जो करते हैं, ट्यून करके जो सेंटर पकड़ते, ये हम क्या करते हैं, यही हम जो फ्रीक्वेंसी सेंटर का है, जो फ्रीक्वेंसी हमारा सेंटर का है, सेंटर का जो फ्रीक्वेंसी है, सपोज आकाशवाणी सिलचर का जो फ्रीक्वेंसी है, जो फ्रीक्वेंसी से वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी को हम मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यानी जो वॉइस का जो एम्पलीट्यूड है वो क्लियर हमारे पास आ सके। ठीक है, ये जो हम ट्यून करते हैं, ये ट्यून का मतलब ही है उस फ्रीक्वेंसी को हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को हम मैच करने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, जब ये मैच हो जाता है तभी हमारा जो क्लियर जो वॉइस है वो हमारे पास आ जाता है। और यही फ्रीक्वेंसी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी, यही फ्रीक्वेंसी है जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का मतलब समझाता है। और ये फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या है, 1 बाई ट्वाइस पाई रूट ओवर LC। L क्या है हमारा इंडक्टेंस, C क्या है हमारा कैपेसिटेंस। ठीक है, उतार लो ये। सो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हम शार्पनेस, क्यू वैल्यू, ट्रांसफॉर्मर, बहुत सारे टॉपिक्स है वो हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रख लो, पढ़ाई करते रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू सो मच।